हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी जो कि भरी हुई है रोमांस और ट्विस्ट के एलिमेंट से। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड यैन को, जिसको अभी अभी खबर मिली है कि उसका एडमिशन उसकी फेवरेट चिंगबाई यूनिवर्सिटी में हो चुका है। ये खबर सुनते ही वो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई। तभी भागम भाग अपने स्टेप मॉम के पास जाते हुए उन्हें ये खबर देने लगी, जो सुनकर उनका रिएक्शन कुछ खास न था। वो कहने लगी कि इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है, लेकिन उसका भाई आकर उसको मोटिवेट करते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मॉम खाना सर्व करते हुए जानबूझकर यैन का खाना नीचे गिरा देती है। तभी वैंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरा खाना ले लो और ये खाना मैं खा लूंगा। मॉम यैन से उसकी खुशी की वजह पूछने लगी, जिस पर यैन बताने लगी कि क्या आप जानती हैं मेरा एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है वो शिनबाई की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। जिस पर वो कहती है कि इसका मतलब है कि इस सब के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, लेकिन यैन उनको यकीन दिलाती है कि गरीब स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स भी हैं और वैसे भी आपके पास हमारी सेविंग्स तो मौजूद ही हैं। तभी वैंग कहता है कि रुको जरा, मैं अभी लाके दिखाता हूँ कि हमारी कितनी सेविंग हो चुकी है। वैंग की सेविंग देखते हुए यैन को काफी हैरत हुई और वो पूछने लगी कि तुम्हारी सेविंग्स में तो 1,03,000 युआन मौजूद है, इतनी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? फिर तो मेरे पास इससे भी ज्यादा रकम होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। इससे पहले कि वो अपनी सेविंग देखती, मॉम उसके हाथ से कार्ड लेते हुए कहने लगी कि खाना खाओ। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, और वैसे भी इन सेविंग्स में से मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। तुम्हारा कजन शंघाई में मौजूद है, उसे कहो कि तुम्हें पैसे भिजवाता रहे, वो पहले भी तो तुम्हें भिजवाता ही था। तभी यैन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको कभी भी दोबारा पैसों के लिए नहीं कहूंगी। यैन अपना खाना छोड़कर वहाँ से चली गई। सीन शिफ्ट होता है तो हम यैन की मदर को देखते हैं, जो उसके सेविंग कार्ड रखते हुए कह रही थी कि बड़ी आई यूनिवर्सिटी जाने वाली, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जाती हो। लेकिन यैन भी कहाँ बाज आने वाली थी, उनके जाते ही ड्रॉर चेक करके सेविंग कार्ड निकालने लगी, लेकिन कार्ड देखते ही उसकी आंखें हैरत से निकल आई, क्योंकि उसके कार्ड में सिर्फ 58 युआन की सेविंग्स थी। ये देखकर उसको काफी ज्यादा हैरानी हुई। इतने में स्टेप मॉम वापस आ चुकी थी। वो उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे रूम में चोरी करने आई थी? यैन उनसे कहने लगी, मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे सेविंग कार्ड में सिर्फ 58 युआन मौजूद है, जबकि आप जानती है मैंने आपके पास बहुत ज्यादा पैसे रखवाए थे। मुझे पता है आपने मेरी सारी अमाउंट बैंक को ट्रांसफर कर दी है। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि हाँ मैंने ऐसा ही किया है, तो तुम क्या कर सकती हो? और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें कभी भी उस यूनिवर्सिटी जाने नहीं दूंगी। जिस पर वो कहती है कि आपके रोकने पर मैं कहीं रुक ही ना जाऊं। तभी उसकी मॉम बैठते हुए नाटक शुरू कर देती है कि ए खुदा, ये मैंने क्या पाल लिया है? ये दिन देखने के लिए मैंने इतनी मेहनतों से इसको पाला पोसा था। इतने में यैन की आंट वहाँ पहुँच चुकी थी, जिनको देखते ही उसकी मॉम कहने लगी कि अरे बहन, तुम ही हमारा फैसला करो, देखो ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। मैं पूछती हूँ कि लड़कियों का पढ़ाई करने का फायदा ही क्या है? तभी उसकी आंटी कहने लगी कि क्या तुम्हारे सर से अभी तक पढ़ाई का भूत नहीं उतरा? इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब अगले घर जाकर बच्चे ही पैदा करने हैं। मैं सोचती हूँ कि जो मुर्गी अंडा ही ना दे, उस मुर्गी का क्या फायदा? तक वैंग वहाँ पहुँच चुका था, जो कहने लगा कि मैं सब जानता हूँ, मैंने खुद देखा है कि आपने उसके पैसे मुझे ट्रांसफर किए हैं, जो बिल्कुल भी फेयर नहीं। लेकिन उसकी मॉम उसको डांटते हुए कहने लगी कि तुम चुप करो, तुम कुछ नहीं जानते, और वैसे भी अगर इसको पैसों की इतनी ही जरूरत है तो अपने कजन को बोले कि वो इसको भेजता रहे। उनकी इस बात पर यैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी कि मैं उसको कभी भी दोबारा पैसों के लिए नहीं कहूंगी। उसकी मॉम उसे कहने लगी कि अच्छा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें शर्म आने लगी है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अगर सारे पैसे मैं तुम्हारी पढ़ाई पे लगा दूं तो तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? और वैसे भी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने के 101 तरीके हैं। लेकिन यैन वहाँ से काफी गुस्से में चली गई। नेक्स्ट सीन में हम यैन को देखते हैं कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। तभी उसको उसकी फ्रेंड जिंग की कॉल आती है। जिंग उसे कह रही थी कि तुम समर वेकेशन के लिए शंघाई क्यों नहीं आ जाती? यहाँ पर बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं और तुम इसे बहुत अच्छा फायदा उठा सकती हो। उसकी इस बात पर यैन काफी खुश हो गई और उसको बताने लगी कि एक्चुअली मैं अपनी ट्यूशन फीस को लेकर काफी परेशान थी, तुमने बहुत अच्छे वक्त पर मुझे कॉल की है, मैं जरूर आऊंगी। कॉल ड्रॉप करने के बाद जिंग अपनी लैंड लेडी से कह रही थी कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एक लड़की का बंदोबस्त कर लिया है, वो यहाँ पर आकर मेरा रेंट देती रहेगी। यैन अपने कजन को लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करती है कि वो शंघाई आने वाली है और उसके साथ ही वो पैकिंग करके अपने घर से निकल गई। शंघाई जाने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और क्यों ना होती, आखिर उसको अपनी स्टेप मॉम की जेल से आजादी जो मिल गई थी। जबकि दूसरी तरफ उसके कजन ने लेटर रिसीव कर लिया था और वो अपने मैनेजर से कह रहा था कि उसको पिक करने के लिए किसी को जरूर भेज देना। नेक्स्ट सीन में यैन शंघाई पहुंच चुकी थी, जहाँ पर पहुंचते ही उसका इस्तकबाल जिंग ने किया, जो उसे पूछ
पूछती है कि तुम्हारे पाँव को क्या हुआ। तभी जिंग ने बताया कि एक्चुअली मेरा एंकल टूट चुका है। यैन कुछ और पूछती इससे पहले ही उसे कहने लगी कि प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरा सामान पकड़ लो, मुझे बहुत अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। इतने में एक गाड़ी वहाँ पर आती है जहाँ से उतरने वाला लड़का जिंग से पूछता है कि क्या तुम यैन हो। अपने सामने खड़ी रोल्स रॉयस को देखते ही जिंग की आंखें चमक उठी थी। तभी वो झूठ कहने लगी कि हाँ मैं ही यैंग हूँ। वो लड़का बताने लगा कि एक्चुअली मुझे यहाँ पर मिस्टर जुआई ने भेजा है। समझ चुकी थी कि ये यैन का वही कजन है जो उसके एजुकेशन के सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहा था। तभी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। उनके जाने के बाद यैन वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर ना ही जिंग थी और ना ही यैन का सामान। जबकि दूसरी तरफ जिंग जुआई के घर पहुंच चुकी थी। जुआई उससे कहने लगा कि तुम्हारा लेटर मैंने रिसीव कर लिया था, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर दूंगा जहाँ पर तुम रेंट पर रह सकोगी। तभी वो उससे कहने लगे कि प्लीज मुझे यहीं पर रहने दे, मैं अभी अभी अपने गाँव से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ और मेरे एंकल में भी प्रॉब्लम है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जिस पर जुआई उसे कहता है कि ठीक है तुम अगर चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन थर्ड फ्लोर पर आने की गलती कभी भी मत करना क्योंकि ये मेरा प्राइवेट एरिया है। और हाँ मैंने तुम्हें अपने मैनेजर को रेफर कर दिया है, कल टाइम से कंपनी पहुँच जाना, कुछ फॉर्मेलिटीज होना बाकी है फिर तुम्हें काम मिल जाएगा। ना इससे ज्यादा जिंग को क्या चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है तो जिंग यैन के साथ कांटेक्ट में थी। यैन उससे पूछ रही थी कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो, जिस पर जिंग उसे बताती है कि एक्चुअली मैं एक बिजनेस ट्रिप पर आई हुई हूँ। यैन उसे बताने लगी कि तुम्हारे रूम का रेंट मैं पे कर चुकी हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आजकल मैं अपने लिए इंटरव्यूज दे रही हूँ, बस तुम दुआ करो कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। जबकि कुछ ही देर में यैन अपने इंटरव्यू के लिए पहुँच चुकी थी, लेकिन इंटरव्यूअर ने उसको लगे हाथों ही एलिमिनेट कर दिया और उसे रिजेक्ट करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी अपीयरेंस बहुत ज्यादा पेंडू है। जैसा कि तुम देख सकती हो कि ये एक इंटरनेशनल टॉप कंपनी है जहाँ पर एलीट लोगों का आना जाना लगा रहता है, तुम्हारी जैसी लड़की को मैं यहाँ पर कभी भी हायर नहीं कर सकती। जिसके जवाब में यैन कहती है कि तुम्हारे जैसे रीजनल बायर्स के लोग पहले ही इस कंपनी का स्टैंडर्ड काफी लो कर चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर काम करने का कोई शौक नहीं। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट की नजर उसके डॉक्यूमेंट्स पे पड़ी उनके मुंह से तो जैसे चीख ही निकल गई। तभी कहने लगी कि तुम वही लड़की हो ना जिसको मिस्टर जुआई ने खुद रेफर किया था, प्लीज कहा सुना माफ कर दो, ऐसे समझो जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम अपॉइंट हो चुकी हो और आज से तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हो। इस बात पर तो जैसे यैन को यकीन ही ना आया और वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। असिस्टेंट यैन को लेकर एचआर मैनेजर के पास पहुंची, जो यैन को देखते हुए कहने लगी कि तुम लोगों को क्या हो गया है, इस तरह की पेंडू लड़कियों को हायर करने लगे हो। जबकि उसकी ये बात प्रेसिडेंट जुआई भी सुन चुके थे। तभी कहने लगे कि तुम इस तरह किसी को कैसे ट्रीट कर सकती हो, क्या तुम नहीं जानती कि ये मेरी सेक्रेटरी है, इसको इंसल्ट करना ऐसे है जैसे तुमने मेरी इंसल्ट की हो। तभी एचआर मैनेजर माफी मांगते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी। जबकि जुआई को देखते ही यैन के तो जैसे स्टमक में बटरफ्लाइज बनना शुरू हो गए और वो सोचने लगी कि क्या शंघाई के प्रेसिडेंट्स इतने हैंडसम होते हैं। नेक्स्ट सीन में यैन अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी एचआर मैनेजर उससे कहने लगी कि ऐसे लगता है जैसे तुम बहुत ज्यादा फारिग हो। जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली अभी तक मुझे किसी ने कोई भी काम असाइन नहीं किया। तभी मैनेजर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, 15 मिनट में हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले तुमने सभी वर्कर्स को कॉफी पहुँचानी है। ये सुनते ही यैन को काफी धचका लगा। तभी कहने लगी कि 15 मिनट में सभी वर्कर्स को कॉफी पहुँचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, और वैसे भी आफ्टरनून तो हो ही चुकी है, सबके सोने का टाइम होगा, अगर सबने कॉफी पी ली तो हो सकता है कि उनको सोने में मुश्किल हो। तभी वो उनसे कहने लगी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे इलाके में बिल्कुल भी कॉफी पी नहीं जाती, और ये बातें तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अभी तक शंघाई के कॉफी शॉप्स में नहीं गई। तभी यैन कहने लगी कि इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है, भले मैं शंघाई के कॉफी शॉप्स में नहीं गई लेकिन मैं कॉफी की फार्मिंग करती रही हूँ, और मुझे यकीन है कि ना तो तुम्हें राइस के बारे में कुछ पता होगा और ना ही तुम कॉफी बीन्स के बारे में कुछ जानती होगी, तुम जैसे लोग सिर्फ खाने पीने के बारे में जानते हैं। इस पर एचआर मैनेजर उसे कहती है कि बातें तो तुम बहुत अच्छी बना लेती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो टास्क मैंने तुम्हें असाइन किया है अगर तुमने वो पूरा ना किया तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें किस किस तरह से टारगेट कर सकती हूँ, और वैसे भी अब तुम्हारे पास सिर्फ 14 मिनट्स बाकी हैं। यैन सभी वर्कर्स से उनकी कॉफी चॉइस के बारे में पूछती है। तभी वर्कर्स ने उसके सामने एक पूरी अंबार लगा दी। मैनेजर उसको रिमाइंड करवाती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं। जबकि दूसरी तरफ जुआई अपने मैनेजर की क्लास लेते हुए उसे पूछ रहा था कि यैन तो उसके घर पे मौजूद है, उसकी हमनाम लड़की हमारी कंपनी में कैसे पहुंच गई, लेकिन फिर खुद ही कहता है कि खैर कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, वैसे भी ये सब कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग
रहा है। सीन में सभी वर्कर्स लिफ्ट के बाहर वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर यैन पहुंची और सबसे कहने लगी, मुझे यकीन है कि अंदर कोई उल्लू का पट्टा होगा जिसने लिफ्ट अंदर से बंद की हुई है। इतने में लिफ्ट खुल चुकी थी और उसकी ये बात लिफ्ट के अंदर मौजूद ज्वाई सुन चुका था। वो अंदर एंटर हो चुकी थी, तभी ज्वाई उससे पूछता है कि तुमने कॉफी का एक मग अलग से क्यों पकड़ा है। उसने बताया कि एक्चुअली एचआर मैनेजर के अलावा सभी आइस कॉफी को पसंद करते हैं। कॉफी के टेस्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए मैंने उनकी कॉफी अलग से पकड़ी हुई है। जबकि मन ही मन में सोच रही थी कि क्या शंघाई के सभी मर्द इतने कॉन्फिडेंट और इतने हैंडसम होते हैं। जिस पर ज्वाई उसको टोकते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ऊंचा सोचने की कोई जरूरत नहीं। कुछ ही देर में ज्वाई उसे बताने लगा कि लिफ्ट रुक चुकी है, तभी वो कहने लगी कि आप मेरे बॉस हैं इसलिए आपको पहले जाना चाहिए। यैन नहीं चाहती थी कि देर होने की वजह से उसकी सैलरी डिडक्ट की जाए, तभी वो भागने लगी और तभी उसकी टक्कर ज्वाई से हो जाती है जो उसकी हेल्प करने के लिए मुड़ने लगा था। ज्वाई की शर्ट वाइप करने लगी लेकिन वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने ऑफिस में जाकर कपड़े चेंज कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में ज्वाई अपनी शर्ट चेंज कर रहा था, तभी वो यैन से अपने कपड़े देने के लिए कहता है जो वो स्टिक के थ्रू दे रही थी। लेकिन ये सब मिस्टर प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तभी वो कहने लगा कि प्लीज ये स्टिक रख दो और मुझे इंसानों की तरह शर्ट दे दो, मैं चेंज करना चाहता हूँ, हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन यैन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं आ सकती, मैं नहीं चाहती कि आप सोचें कि मैं आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है कि इस वजह से आप मुझे फायर भी कर दें। सबके दौरान वो स्टिक गलती से ज्वाई के हाथ पर मार देती है जो उससे कह रहा था कि प्लीज यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। नेक्स्ट सीन में ज्वाई घर आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक दफा फिर जिंग से होती है। ज्वाई ने उसे बताया कि तुम सुबह काफी देर से उठी, इस वजह से तुम इंटरव्यू का चांस मिस कर चुकी हो। जिंग उससे एक और चांस मांगती है लेकिन ज्वाई मना करते हुए उसे बताता है कि एक्चुअली एचआर डिपार्टमेंट तुम्हारे ही नाम की किसी और लड़की को हायर कर चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। पर जिंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि यकीनन वो कोई बुरी लड़की होगी जो मेरे नाम से पूरी कंपनी को धोखा देना चाहती है। लेकिन ज्वाई उसे कहता है कि जिस तरह की बातें तुम कर रही हो इस तरह का मैंने तुम्हें सोचा नहीं था, तुम मुझे काफी इनोसेंट लगती थी, लेकिन अब देखो तुम एक अनजानी लड़की के बारे में किस तरह की बातें कर रही हो। ज्वाई का इस तरह से टोकना जिंग को काफी बुरा लगा। नेक्स्ट सीन में ज्वाई का मैनेजर उसे बता रहा था कि एक्चुअली आज रात मुझे ऑफिस के ही किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना होगा इसलिए मैं आपको ड्रॉप नहीं कर सकता। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम यैन से कहो मुझे डिनर के लिए वो ड्रॉप करेगी। कुछ देर में वहाँ पर यैन पहुँच गई जिसको जुआई से कुछ जरूरी काम था, लेकिन जुआई की एब्सेंस देखकर उसको काफी एक्साइटमेंट हुई और वो सोचने लगी कि वाकई अमीर लोगों के भी मजे ही होते हैं। अपना ऑफिस है, जब जी में आए बस निकल पड़े। अपनी फाइल रखते हुए उसकी नजर उस लेटर पर पड़ती है जो उसने अपने कजन को लिखा था, तभी वो सोचने लगी कि ये लेटर तो मैंने लिखा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट ही मेरे कजन हैं। इतने में वहाँ पर एचआर मैनेजर पहुँच चुकी थी जो उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर चोरी करने आई होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगी, तुम जैसी पेंडू लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस पर यैन कहती है कि बहन जी प्लीज मेरे बारे में इस तरह की बातें मत किया करें। वो मैनेजर से पूछने लगी कि हमारे प्रेसिडेंट वही है ना जो यंग गर्ल्स को पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करते हैं, जिसके जवाब में मैनेजर उसको बताती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम अपने दिल में कोई गलतफहमी मत रखना। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड मौजूद है जिनसे वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और वो फर्स्ट लेडी के तौर पर उनके पैलेस में जाएगी। ये सुनकर तो यैन को काफी जेलसी फील होती है। एचआर मैनेजर उससे कहने लगी कि अगर तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ चुकी हो तो ये कीज पकड़ो, जाओ और प्रेसिडेंट को ड्रॉप करके आओ। सीन शिफ्ट होता है तो यैन जुआई के कार के पास खड़ी उसका वेट कर रही थी, तभी उसको जिंग की कॉल आई जो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें अभी तक ऑफ नहीं मिला। जिस पर यैन बताती है कि नहीं, मैं अभी तक ड्यूटी पर हूँ। साथ ही वो बताने लगे कि भले यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर काम करना काफी मुश्किल होता है। जिंग के पूछने पर वो बताने लगे कि एक्चुअली मुझे अपने बॉस को ड्रॉप करने के लिए कहीं जाना है। तभी जिंग बताने लगी कि इसके लिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा, कहीं उसकी वाइफ तुम्हें देख ना ले वरना वो तुम्हें बहुत टफ टाइम देगी। जिसके जवाब में यैन उसे कहने लगी कि देखो जरा, मुझे क्या जरूरत है उस जैसे बंदे को मुंह लगाने की, वो वैसे भी उल्लू का फटा है, कोई बात उसको ठीक से समझ आती नहीं, जब देखो उसने आंखें सुझाई होती हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पीछे खड़े जुआई पे पड़ी वो टॉपिक बदलते हुए कहने लगी कि रहने दो, मैं अपने पिछले बॉस को क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मुझे अपने करंट बॉस पर फोकस करना है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो न सिर्फ हैंडसम है बल्कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इनफैक्ट हम उसको मिस्टर परफेक्ट कह सकते हैं। मैं उसके पास आते हुए उससे पूछने लगा कि तुम मेरे बारे में क्या अनाप शनाप कह रही थी। तभी वो कहने लगी मुझे लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तभी आपको कुछ उल्टा सीधा सुनाई दे रहा है, आप यहीं पर रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। यैन पानी लेकर वापस आ रही थी, तभी गार्ड्स उसको छेड़ते हुए कहने लगे कि तुम्हें आज रात हमारे साथ गुजारनी चाहिए, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। जिस पर यैन कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी गार्ड्स कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम एक गाँव से आई हुई लड़की हो, तुम जैसी लड़कियाँ स्टार्ट में बहुत शर्माती है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे
कॉन्फिडेंस में लेना आता है। तभी वहाँ पर जुआई पहुंच चुका था, जो उनको थप्पड़ लगाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी कंपनी के साथ होने वाली सारी कोलैबोरेशन में कैंसिल करता हूँ। तुम्हारा बॉस भी तुम्हारे ही स्टैंडर्ड का होगा, तभी तो तुम जैसे घटिया कार्ड्स को उन्होंने हायर किया हुआ है। जुआई यैन को गाड़ी में बिठाते हुए उससे चलने को कहता है। इस सब से यैन काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। तभी वो कार में जुआई से पूछती है कि आपने मेरी वजह से इतनी बड़ी डील को क्यों कैंसिल कर दिया। आप जानते हैं कि मैं एक लो लेवल एम्प्लॉय हूँ, मेरी वजह से आपको इतना नुकसान नहीं करना चाहिए था। तभी जुआई उसे कहता है कि तुम जैसे भी हो मेरी वर्कर हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। वो गाड़ी की स्पीड काफी बढ़ा चुकी थी, जिस पर मिस्टर प्रेसिडेंट उसको टोकते हुए कहने लगे कि तुम बहुत फास्ट ड्राइविंग करती हो, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस मौजूद है। जिस पर वो कहने लगे कि ऑफ कोर्स मेरे पास लाइसेंस है। छोटी मोटी गाड़ियां मेरे आगे कुछ भी नहीं, मैं तो बड़े बड़े हार्वेस्टर्स और ट्रैक्टर्स तक चला चुकी हूँ। पता नहीं यहाँ के लोग मुझ जैसे विलेजर्स को इतना बुद्धू क्यों समझते हैं। यैन के फास्ट ड्राइविंग की वजह से जुआई की तबीयत खराब हो चुकी थी। तभी वो यैन से कहने लगा कि देखो जरा तुम मेरी काइंडनेस का बदला मुझे धोखे से दे रही हो। इसके जवाब में वो हंसते हुए कहने लगी कि ये तो कुछ भी नहीं, मैंने अपने गांव में बड़े बड़े पिग्स को मारा है, लेकिन आपकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे आपने कभी किसी पिग को मरते हुए भी नहीं देखा होगा। आप माइंड मत करना, लेकिन मुझे आप बहुत मम्मी डैडी टाइप लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ जुआई के आने से पहले ही जिंग उसके पानी में दवा मिला चुकी थी और कहने लगी कि जो कुछ तुम करना नहीं चाहते या फिर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आज रात वो सब कुछ होने वाला है। इतने में यैन जुआई को लेकर अंदर आ रही थी और मन ही मन में बड़बड़ा रही थी कि देखो कितना स्मार्ट लगता है और वजन कितना ज्यादा है इसका, इतना हैवी इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। कावड़ की वजह से वो सामने पड़ा पानी का गिलास घटाघट पी चुकी थी और साथ ही खुद को काम करने लगी। तभी वो कहने लगी कि मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जुआई उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे मेरे रूम तक छोड़ाओ। जिस पर ना चाहते हुए भी यैन जुआई को लेकर उसके रूम की तरफ बढ़ने लगी, जिस पर जिंग को काफी गुस्सा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ जिंग की मिलाई हुई ड्रग्स भी अपना असर दिखाने लगी। ड्रग्स की वजह से यैन जुआई के करीब से करीब तर जा रही थी और तभी वो उसको किस करने लगी। नेक्स्ट सीन में आंख खुलने के बाद जब यैन ने अपने साथ बेड में मौजूद जुआई को देखा तो उसके मुंह से तो जैसे चीख ही निकल गई। जबकि दूसरी तरफ जुआई भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। यैन मन ही मन में सोचने लगी कि क्या इस शहर का पानी इतना बहका देने वाला है, और तभी उसको एक ख्याल आया कि कहीं वो जुआई के बच्चे की माँ ही ना बन जाए। ये सब सोचते हुए तो उसके जैसे रूह ही कांप गई। तभी वो बुरी तरह से रिएक्ट करने लगी, जिस पर जुआई उसको डांटते हुए कहता है कि जो होना था वो हो चुका है। यैन अपने कपड़े लेकर वहाँ से भागने लगी। तभी जुआई उसे कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मूवी आगे बढ़ती है तो यैन अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसकी कोलीग उससे पूछती है कि तुम आज इतनी देर से क्यों आई हो। जिस पर यैन बताने लगी कि एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड के पास गई थी, मैं रात उसी के पास रही हूँ। उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मुझे आते हुए टाइम लग गया। और ये देखो आज सबवे पर इतना रश था, देखो मेरा बैग ही टूट गया। तभी उसकी फ्रेंड उसको इनवाइट करते हुए उसे कहने लगी कि चलो आज दोनों हम लंच करने के लिए कहीं जाते हैं। लेकिन यैन उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअली मुझे आज किसी बहुत स्पेशल इंसान से मिलने जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जबकि ये सारी बातें जुआई भी सुन रहा था। उन दोनों को टोकते हुए यैन को अपने ऑफिस में बुलाते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो जुआई के ऑफिस में मौजूद थी। जुआई उसे कुछ कहता इससे पहले ही वो चीख कर उसका हाथ पकड़ते हुए मिन्नतें करने लगी कि प्लीज प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालो। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही जेनरस इंसान हो, मेरा यकीन करो इस जॉब की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। तभी वो उसे कहता है कि प्लीज चुप कर जाओ, मेरी बात सुन लो पहले। जिस पर वो कहने लगी कि क्या कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तुम मुझे जॉब से नहीं निकालने वाले। जुआई उसको डांटते हुए कहने लगा कि अपना मुंह बंद करो, पहले अगले की बात सुन लिया करो। कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें फालतू में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यैन काफी सेटिस्फाइड हो गई। तभी जुआई उसे कहने लगा कि एक्चुअली मुझे किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। सीन शिफ्ट होता है तो वो दोनों स्टोर पर मौजूद थे, जहाँ पर सेल्स गर्ल जुआई से कहने लगी कि ये बैग आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दे, मुझे यकीन है कि इन्हें जरूर अच्छा लगेगा। तभी जुआई कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी सेक्रेटरी है। लेकिन इसके साथ ही वो बैग यैन को देते हुए कहने लगा कि ये लो तुम ये रख लो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। जिस पर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि आपकी सेक्रेटरी हूँ। जिस पर जुआई उसे कहता है कि मुझे बुरा मत समझना, लेकिन मेरा और मेरी कंपनी का काफी ऊंचा नाम है, तुम इस तरह टूटे बैग के साथ मेरे पीछे पीछे आओगी तो इसे मेरे रेपुटेशन को काफी खतरा हो सकता है। यैन उसे कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपना बैग बाइंड करवा दिया था, अब ये बिल्कुल यूजेबल है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है इसको यूज करते हुए। और वैसे भी अगर आपकी रेपुटेशन को इतना ही खतरा
खतरा था तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, जबकि आप जानते भी हैं कि मुझ जैसी पेंडू लड़की की चॉइस आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। जिसके जवाब में ज़ोया कहता है कि ठीक है, मैं अपने लिए बैग खुद ही चूज कर लूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। कि सिर्फ बैग्स ही नहीं बल्कि मुझे बहुत सारे ड्रेसेस भी खरीदने हैं। और उसके साथ ही वो सेल्स गर्ल को बहुत सारी चीजें पैक करने के लिए कहता है। सेल्स गर्ल उसको बताती है कि आपका बिल 5,80,000 युवान बन चुका है। जो सुनते ही यैन के वजह से कानों से धुआं निकलने लगा। बाहर निकलते ही ज़ोया उसको गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन यैन उसको रखते हुए कहने लगी कि मुझे आपसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे आपका कुछ टाइम चाहिए। ज़ोया के पूछने पर वो बताने लगी, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप एक गिफ्ट सर्टिफिकेट पर साइन करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतने ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेने के बाद अगर कभी आपको मुझ पर गुस्सा आए और आपको अपने गिफ्ट्स वापस चाहिए हो तो मुझे आपको कम्पनसेट ना करना पड़े। उसकी ये बात सुनने के बाद ज़ोया कहता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी लिस्ट बनाता हूँ तो मुझे अभी पे करो। इतने में वहाँ पर वैंक आ चुका था, जिसको देखते ही यैन तो जैसे खुशी से पागल होने लगी। यैन ज़ोया से कहने लगी कि आप जाए, मैं खुद ही आ जाऊंगी, जबकि इस बात पर ज़ोया को काफी गुस्सा आया। वैंग उसे बताता है कि मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए शंघाई आया हूँ, मैंने स्पेसिफिकली आपको बहुत ढूंढा है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिस तरह मॉम ने आपकी सेविंग अमाउंट मेरे ऊपर खर्च की मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मेरी जॉब हो चुकी है और मुझे भी पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट देने आया हूँ। वैसे सिस्टर, आपके अपीयरेंस देखकर ऐसे लगता है जैसे आप यहाँ पर काफी सेटल हो चुकी हैं। जिसके जवाब में यैन कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मेरे बॉस को मेरी अपीयरेंस की वजह से बहुत शर्मिंदगी होती है। मेरे पुराने बैग्स और पुराने कपड़े उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ चीजें गिफ्ट कर दी हैं। बल्कि ऐसा समझो जैसे ये सब कुछ कंपनी की तरफ से है। अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें चलना चाहिए, लेकिन अगर कल तुम फ्री हो तो मुझे जरूर कॉल कर देना। लेकिन इसके साथ ही उसको याद आता है कि उसके बॉस ने कल एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होगी। लेकिन वैंग कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। यैन मिसेस ज़ोया को अपनी तरफ से कुछ कपड़े गिफ्ट करना चाहती थी, तभी वो उनके घर पहुंची। लेकिन घर पहुंचते ही वो सोचने लगी कि कमाल जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग। उसकी आवाज अंदर मौजूद जिंग सुन चुकी थी, तभी वो छुपने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर नॉक करती है, अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर यैन रूम में इंटर हुई, तभी जिंग बाथरूम में छुप चुकी थी। लेकिन इतने में जिंग को कॉल आती है, जिस पर यैन सोचने लगी कि ये रिंगटोन तो जिंग के मोबाइल की है। लेकिन तभी उसको भी वैंग की कॉल आने लगी, जो उससे कह रहा था कि मुझे अभी आपसे मिलना है। जिस पर यैन कपड़े वहीं पर रखकर वहाँ से चली गई। कि उसके जाने के बाद वैंग जिंग को कॉल करते हुए उसे बताने लगा कि मेरी सिस्टर भी मेरे साथ मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक जगह पर मिले। जिंग उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कपड़े देखने लगी जो यैन उसके लिए लाई थी और सोचने लगी कि इस बार मैं यैन को अपनी स्पॉटलाइट बिल्कुल भी छुड़ाने नहीं दूंगी। अगले सीन में यैन वैंग के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। वो वैंग को बता रही थी कि मेरा बॉस एक बहुत ही खतरनाक आइटम है, उसके अपीयरेंस पर बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है कि वो चैरिटी भी बहुत करता है, लेकिन कभी कभी वो आपका दिमाग घुमा के रख देता है। तभी वैंग उससे पूछने लगा, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी अब सिर्फ आपके बॉस के गिर्द घूमती है। वैंग के पॉइंट ने यैंग को काफी चौंका दिया था। तभी वो संभलते हुए कहने लगी कि देखो, जिंग भी पहुंच चुकी है। लेकिन जिंग के पहने हुए आउटफिट ने यैंग को कुछ हैरत में डाल दिया। तभी वो वैंग से कहने लगी कि क्या तुम यकीन करोगे, मेरे बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल इसी तरह का आउटफिट गिफ्ट किया है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। तभी जिंग कहने लगी कि हाँ, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा, वैसे भी तुम हमेशा मुझसे बहुत जेलस रहती हो। इसके जवाब में यैंग कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तभी जिंग कहने लगी कि कुछ भी प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों को बता दूं कि आज से मेरा तुम दोनों के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। अपनी अच्छी साइड दिखाने के लिए तुमने हमेशा से लोगों को मेरी बुरी साइड दिखाई है, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम दोनों को सिर्फ इतना बता दूं कि तुम जैसे पेंडू लोगों के साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं यहाँ पर सेटल हो चुकी हूँ, मैं अपने गाँव से कोई वास्ता नहीं रख सकती। वैंग उसको रोकने लगा, लेकिन यैन कहती है कि जाने दो, हमें क्या इससे। लेकिन कुछ ही देर में वो वैंग से कहने लगी कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ उसका पीछा करो। और वो दोनों ही उसके पीछे भाग पड़े। लेकिन उन दोनों के पहुंचने से पहले ही जिंग वहां से जा चुकी थी, जबकि उसकी साइकिल अभी तक वहां पर मौजूद थी। तभी वैंग उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। यैन उससे पूछने लगी कि तुमने गाड़ी कब खरीदी, जिस पर वो कहता है कि अभी गाड़ी में बैठो, मैं फिर कभी तुम्हें आराम से बता दूंगा। वो दोनों जिंग तक पहुंचते इससे पहले ही रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। यैन उसको कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा था। यैन वैंग से कहने लगी कि देखो जरा, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अब मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकती। जिस पर वैंग कहता है कि उसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारी भला से उसके साथ जो होना है हो। उसने हमारी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया, इसलिए हमें भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर यैन उसको टोकते हुए कहती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि उसने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं उसको कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। वैंग उससे जिंग समेत सभी लोगों से सावधान रहने के लिए कहता है। तभी पास से एक गाड़ी तेजी से गुजरती है। वैंग उसको गाड़ी
से बचाता है, लेकिन गाड़ी को देखते ही येन सोचने लगी कि ये तो मिस्टर जुआई की गाड़ी लग रही है। मिस्टर जुआई इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी गाड़ी में जिंग मौजूद है? एक्चुअली गाड़ी में जुआई मौजूद था, जो खुद भी येन को देख चुका था। उसको काफी हैरत हुई, तभी अपने ड्राइवर से पूछने लगा कि इतनी देर हो चुकी है, इतनी रात को ये यहाँ पर क्या कर रही होगी। ड्राइवर उसे बताने लगा कि यहाँ से कुछ फासले पर एक क्लब मौजूद है, जहाँ पर अक्सर कपल्स आते जाते रहते हैं। हो सकता है येन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई हुई हो। जुआई अपने ड्राइवर को गाड़ी टर्न करने के लिए कहता है और कुछ ही देर में वो येन और वैन के पास मौजूद था। तभी उनसे कहने लगा कि इस तरह की छोटी गाड़ियों का खराब होना मामूल की बात है, जबकि मेरी गाड़ी कभी भी खराब नहीं होती। येन उससे पूछने लगी कि क्या आप यहाँ पर शो ऑफ करने आए हैं, जिसके जवाब में वो कहने लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली तुम्हें ढूंढने आया हूँ। येन के पूछने पर जुआई उसे बताता है कि जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च प्लान तुमने बनाया है वो बिल्कुल फ्लॉप है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ अभी ऑफिस चलना होगा। गाड़ी में बैठो, हम ऑफिस जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में येन जुआई के साथ उसके ऑफिस में मौजूद थी। तभी फाइल देखते हुए बड़बड़ाने लगी कि खड़ूस इंसान जब जी में आए मुझे यहाँ पर बुला लेता है। इस पर जुआई उसे टोकते हुए कहने लगा कि अपना वॉल्यूम थोड़ा स्लो करो, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। येन पूछती है कि मेरे प्लान में क्या मसला है, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। जिस पर जुआई कहता है कि प्रॉब्लम प्लान में नहीं बल्कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में है। सुनते ही येन काफी हैरान होगी और वो सोचने लगी कि क्या वो रात इसको अभी तक नहीं भूली। के साथ ही वो जुआई से कहने लगी कि देखे, मेरी एक कमजोरी है, मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ, मैं जब भी अल्कोहल पीती हूँ मुझे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता, इसलिए उस रात को भूल जाएं। जिस पर जुआई पूछता है कि क्या तुम अल्कोहल को इतना सा भी हैंडल नहीं कर सकती कि पीने के बाद सीधे सीधे नाइट क्लब पहुँच गई। उसकी इस बात पर येन कुछ परेशान सी होकर उसे पूछने लगी कि नाइट क्लब, मैं तो किसी नाइट क्लब नहीं गई। जुआई उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देता, इससे पहले ही उसका मैनेजर आकर उसको बताने लगा कि जिंग की तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए आपको घर जाकर उसको देखना चाहिए। येन जुआई को छिड़ाने लगी, लेकिन जुआई उसको देख चुका था। तभी उसे कहने लगा कि मेरे वापसी तक तुम कहीं नहीं जा रही, ये याद रखना। उसके जाने के बाद येन सोचने लगी कि देखो, एक तरफ मेरे लिए परेशान होता फिरता है और दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हलकान हो रहा है। घर पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि इनको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी ठंड लग चुकी है और हाँ, इनको खाने पीने में कुछ एहतियात करनी होगी। डॉक्टर के जाते ही जुआई भी वहाँ से जाने लगा तो जिंग कहने लगी कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गाँव से है जहाँ पर लड़कों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कभी भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर पाती। देखे आज भी आप किस तरह भागे भागे चले आए, मैं आपकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। तभी जुआई कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बता तो दिया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इस बात को छोड़ दो और हाँ, आइंदा कुछ भी मत खा लिया करो। और जाने लगा तो जिंग उसको रोकते हुए कहने लगी कि क्या तुम वापस अपने सेक्रेटरी के पास जा रहे हो। जिस पर जुआई को काफी गुस्सा आया और उसे कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की, और तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी मैनिपुलेटिव हो तो मैं कभी भी तुम्हारी एजुकेशन को स्पॉन्सर ना करता। हाँ, उस रात जो तुमने पानी में ड्रग्स मिलाई थी, ये मत सोचना कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बाहर निकलने पर मैनेजर ने उसको बताया कि मिस येन ऑफिस से जा चुकी है। मूवी आगे बढ़ती है तो जुआई अपने ऑफिस में मौजूद था। एचआर मैनेजर उसको फाइल देते हुए कहती है कि ये सारा काम मिस येन ने किया है। जिस पर जुआई कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कॉलेज लेवल के होने के बावजूद भी वो इतनी स्किलफुल कैसे हो सकती है, हमें उसको मजीद प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। साथ ही वो एचआर मैनेजर से कहने लगा कि नेक्स्ट मंथ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारी अरेंजमेंट्स मिस येन के हवाले कर दो। एचआर मैनेजर जुआई को ऐसा करने के लिए मना करती है, जिस पर जुआई को बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे टोकने की कोई जरूरत नहीं। जबकि जुआई का इस तरह से येन को फेवर करना एचआर मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में येन एचआर मैनेजर के साथ स्टेज पर मौजूद थी और वो दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जिंग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। वो एक दफा फिर वहाँ पर मौजूद पानी में ड्रग्स मिलाते हुए वहाँ से चली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रिपरेशन के दौरान येन एचआर मैनेजर की कुछ करेक्शन करती है, जिस पर उसको काफी गुस्सा आ जाता है और वो येन से कहने लगी कि तुम्हें मुझे टोकने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे सीनियर नहीं हो। ये बोलते ही वो वहाँ से चली गई। येन कुछ देर में उनके लिए पानी लाते हुए उनसे कहने लगी कि ये ले, आप पानी पी लें, आपके गले को कुछ आराम मिलेगा। जिस पर एचआर मैनेजर वो पानी पी लेती है। इतने में वहाँ पर जुआई भी पहुँच चुका था, जो येन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन के बारे में पूछते हुए उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बता दूं, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। येन उन्हें एश्योर करवाती है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जबकि पानी में मौजूद ड्रग्स की वजह से एचआर मैनेजर की तबीयत काफी खराब हो गई। तभी वो येन से पूछने लगी कि तुमने मुझे क्या
पिला दिया है। यैन उन्हें यकीन दिलाती है कि मैंने आपके पानी में कुछ नहीं मिलाया। तभी एचआर मैनेजर उसे कहने लगी कि हम दोनों एक साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रिपेयर कर रहे थे, इसके बावजूद भी मुझसे आगे बढ़ने के लिए तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। वो जुआ से कहने लगी कि आपको मुझे जस्टिस देना होगा, जो इस लड़की ने मेरे साथ किया है उसकी सजा इसको जरूर मिलनी चाहिए। मैं अपने मैनेजर से कहता है कि इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाओ, लेकिन एचआर मैनेजर हॉस्पिटल जाने से इनकार करते हुए यैन से कहने लगी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी जुआ उसको रोकते हुए कहता है कि बस बहुत हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ भी मत कहना। एचआर मैनेजर कहने लगी कि पिछले 2 महीनों से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इस लड़की के किए धरे की वजह से मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। मैं इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। जुआई यैन से कहने लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिजाइन को तुमने प्लान किया था, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम स्टेज पर जाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करो। लेकिन यैन ऐसा करने से मना करते हुए कहने लगी कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जुआई से कहता है कि कॉन्फिडेंस का ना होना बड़ी बीमारियों में से एक है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। इस पर वो कहने लगी कि ठीक है, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए तैयार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन स्टेज अभी तक खाली था। तभी एचआर मैनेजर आते हुए जुआई से कहने लगी कि अब मेरी तबीयत संभल चुकी है, इसलिए मैं होस्ट कर सकती हूँ। लेकिन जुआई उसे मना करते हुए कहता है कि हमें कुछ देर वेट करने दो। इतने में यैन इंटर होती है। तभी जुआई के पास बैठा हुआ उसका कजन उसे कहने लगा कि तुम्हारी कंपनी में काफी ब्यूटी मौजूद है, क्या तुम मुझे इस लड़के के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते? जिस पर जुआई कहता है कि नहीं, वो सिंगल नहीं है। जबकि इस सब के दौरान पीछे बैठी जिंग अपने पास बैठी हुई रिपोर्टर से कहने लगी कि क्या तुम कुछ ज्यादा पैसे कमाना चाहोगी? इसके लिए तुम्हें मेरे बताए हुए कुछ क्वेश्चन इस लड़की से पूछने होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी, लेकिन यैन स्टेज से उतरती इससे पहले ही रिपोर्टर उसके पास पहुंचकर उससे क्वेश्चंस करते हुए उससे कहने लगी कि मैंने सुना है कि आज का प्रोग्राम किसी और को होस्ट करना था, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए आप खुद होस्ट करने के लिए आगे बढ़ी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप कंपनी के प्रेसिडेंट को सीड्यूस करने की कोशिश भी करती हैं, और इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से आप इतनी जल्दी कंपनी में नीचे से ऊपर आ गई, और यही वजह है कि आपकी कंपनी भी आज उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से इनको चलना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी सुनने को मिला है कि जिन प्रोडक्ट्स को आपकी कंपनी की तरफ से आज लॉन्च किया गया है ये एक्चुअली किसी और कंपनी की प्रोडक्ट्स है जिनको आप लोगों ने कॉपी किया है। जिस पर यैन कहती है कि आप एक रिपोर्टर हैं, जबकि आपके सारी क्वेश्चंस इसी बात पर बेस है कि मैंने सुना और किसी ने कहा, जबकि ये बहुत ही इनएप्रोप्रिएट बात है। किसी के कहे सुने में आकर मुझ पर और मेरी कंपनी पर इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस लगाने पर आपको शर्म आनी चाहिए। जबकि उसकी जहानत पर सभी लोग काफी हैरान हुए। इसके साथ ही वो रिपोर्टर से कहने लगी कि जो एलिगेशंस आपने लगाई हैं इसके लिए आपको पुलिस को जवाब देना होगा, अब यहीं पर पुलिस का वेट करो। जबकि इस सब के दौरान वो एक दफा फिर जुआई को काफी इम्प्रेस कर चुकी थी। इस सब के बाद जुआई यैन को बताता है कि मैंने तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करके 1 लाख युआन कर दी है, जिस पर यैन काफी खुश हुई। तभी वो जुआई से कहने लगी कि इस खुशी में मैं आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ, आपको मेरे साथ चलकर खाना खाना होगा। जुआई को लेकर यैन एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। तभी जुआई उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे एक बहुत लो स्टैंडर्ड जगह पर ले आई हो? जिसके जवाब में यैन कहने लगी कि आपने मेरी सैलरी अभी इंक्रीज नहीं की, इतनी मौजूदा सैलरी में मैं सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। जुआई उसे पूछने लगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, क्या ऐसा ही है? जिस पर यैन सोचने लगी कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि तुम मेरी जिंदगी में कितने इम्पोर्टेंट रहे हो। मैं जहाँ पर हूँ इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन चूंकि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी मौजूद है इसलिए ये सब दोहराने का कोई फायदा नहीं। तभी वो बात को डाइवर्ट करते हुए कहने लगी, लेकिन वो बात को घुमाते हुए कहने लगी कि मैं आपको समझा नहीं सकती, मैंने बचपन से आपको आइडियलाइज किया है। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर मुझे लू कंपनी को ज्वाइन करना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती है। तभी वो उसे कहने लगा कि अच्छा बस बस, इससे ज्यादा कुछ मत कहना। इसके साथ ही वो दोनों ड्रिंक करने लगे। कुछ देर पहले जो जगह जुआई को लो स्टैंडर्ड की लग रही थी, अब वहाँ का खाना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन दोनों ने न सिर्फ वहाँ के खाने को एंजॉय किया बल्कि दोनों ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे थे। तभी जुआई उसको रोकते हुए कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा करो मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं। जिस पर वो डांस करने लगी और गाते हुए कहती है कि मेरा घर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पर है। जुआई समझ चुका था कि ये अपने होश में नहीं है, तभी उसको जबरदस्ती अपने साथ घर ले आया। यैन को रूम में बिठाने के बाद जुआई वहाँ से जाने लगा तो यैन उसको रोकते हुए कहने लगी कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान हो, क्या तुम्हें वो रात अभी तक याद है? उसकी इस बात पर जुआई उसे कहता है कि देखो जो बातें कल तुमने मुझसे कही थी तुम्हें वो बातें याद रखनी चाहिए, अपनी हाथ से मत निकलो। वो जाने लगा लेकिन यैन एक दफा फिर उसको रोकती है।
उसको बेड पर बिठाने के बाद यैन उसके करीब जाने लगी, जबकि दूसरी तरफ जुआई भी उसकी आंखों की गहराइयों में खो चुका था। नेक्स्ट सीन में यैन की आंख खुली तो जुआई रूम में ही मौजूद था। तभी वो जुआई से पूछने लगी कि क्या हम एक दफा फिर अपनी हद से निकल चुके थे, जिस पर वो उसके करीब आते हुए उसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें ऐसा फील होता है कि हम दोनों हर हद को क्रॉस कर चुके हैं। यैन सोचने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी एज अभी सिर्फ 18 ईयर्स है और इसको देखो 40 साल का बुढ़ा, क्या मुझे इसी के साथ हर बार रात गुजारनी होती है। इन यैन की तसल्ली के लिए जुआई उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली कल रात तुम मुझे किस करती इससे पहले ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुमने तो मेरे कपड़ों के ऊपर वॉमिट भी कर दिया था। तभी वो कहने लगी कि थैंक गॉड हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जुआई से कहने लगी कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहती। लेकिन जुआई उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से संभली नहीं है, तुम ऐसा करो पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर चुका हूँ। तभी वो उसको ब्रेकफास्ट देता है, जिस पर वो कहने लगी मुझे आइडिया नहीं था कि आप केयर भी करते हैं। वो अपने ब्रेकफास्ट के साथ दो दो हाथ करती, इससे पहले ही उसकी तबीयत एक दफा फिर खराब हो गई, लेकिन कुछ ही देर में वो संभल चुकी थी। तभी जुआई उससे पूछने लगा कि क्या तुम मेरे अलावा भी किसी को विजिट करती हो, मेरा मतलब है कि क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। जिस पर वो ये कहते हुए वहाँ से भाग गई कि आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में यैन हॉस्पिटल में मौजूद थी, जहाँ पर वो अपने टेस्ट की रिपोर्ट कलेक्ट करने आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी, कहीं वो सच में जुआई के बच्चे की मां ना बन जाए। इस बात ने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था। तभी वो खुद को काम करते हुए सोचने लगी कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। इतने में सिस्टर आकर उसको बताने लगी कि तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तुम डॉक्टर के पास जा सकती हो। जबकि दूसरी तरफ जुआई से मिलने उसका फ्रेंड युनशाई आया था। जुआई उसे अपनी कंपनी में आने की वजह पूछता है। तभी युनशाई उसे बताने लगा कि एक्चुअली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी सेक्रेटरी को देखा था और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, मैं एक्चुअली उसी से मिलने आया हूँ। लेकिन मेरी किस्मत देखो, यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो तो आज ऑफिस ही नहीं आई। जुआई उसे बताता है कि एक्चुअली वो आज हॉस्पिटल गई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी युनशाई कहने लगा कि रुको जरा, मैं अभी कॉल करके उसकी खैरियत मालूम करता हूँ। लेकिन युनशाई के बिहेवियर से जुआई को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो पूछने लगा कि तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया, जिसके जवाब में वो कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें हम दोनों के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो अब तो वो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी कर देती है, इनफैक्ट उसने तो मुझे वीचैट पर अपने साथ ऐड भी किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट्स आने पर यैन को डॉक्टर ने बताया कि वो ऑलरेडी 42 डेज प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उससे पूछा कि अगर वो ये बच्चा नहीं चाहती तो मैं आपके अबॉर्शन का प्रोसीजर अरेंज कर देती हूँ। यैन डॉक्टर को बताती है कि एक्चुअली मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बच्चा चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई हॉस्पिटल से निकली तो जुआई उसका वेट कर रहा था। तभी वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं। गाड़ी में बैठने के बाद जुआई उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है। तभी जुआई उसे कहने लगा कि अगर तुम्हारे स्टमक में प्रॉब्लम है तो तुम्हें आइस कॉफी नहीं पीनी चाहिए। यैन उससे पूछने लगी आपको कैसे पता कि मैं आइस्ड कॉफी पीती हूँ। तभी वो बताता है कि एक्चुअली मैं अपने एम्प्लॉयज की सभी आदतों पर नजर रखता हूँ, ये एक अच्छे बॉस होने की निशानी है। गाड़ी यैन के कम्युनिटी के सामने पहुंच चुकी थी। तभी वो जुआई से कहने लगी कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दे। वो गाड़ी से उतरने लगी। तभी जुआई उसे कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत सच में ठीक नहीं है तो तुम कुछ दिनों के लिए, वो अपनी बात कंप्लीट करता है इससे पहले ही यैन खुशी से कहने लगी कि क्या आपका मतलब है कि मैं कुछ दिनों के लिए ऑफ ले सकती हूँ, ये बहुत जबरदस्त हो गया। इसके साथ ही वो गाड़ी से उतर गई। सीन शिफ्ट होता है तो हम जिंग के साथ वैंग को देखते हैं, जो उसे कह रहा था क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब काम करेगा। जिस पर जिंग उसे कहती है कि तुम्हें इतने परेशान होने की क्या जरूरत है, आखिर तुम एक मर्द क्यों नहीं बन सकते। इतने में वहाँ पर यैन पहुँच गई, जिसको देखते ही जिंग छुप जाती है। यैन वैंग को देखते हुए उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताने लगा कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी बीमारी का पता चला तो मैं कुछ परेशान सा हो गया, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि तुम रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई कि मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना सकूँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए लंच भी प्रिपेयर किया है। जिस पर वो कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं फ्यूचर में किस खुशकिस्मत लड़की का तुमसे पाला पड़ने वाला है। यैन ने भी खाना ठीक से एंजॉय भी नहीं किया था। तभी वैंग उठते हुए एक रिंग निकालता है और उसको प्रपोज करने लगा, जिस पर यैन कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। वैंग उसे बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इनफैक्ट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी सिस्टर बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें मॉम ने अडॉप्ट किया था और तुम्हारी अडॉप्शन के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने मुझे भी अडॉप्ट किया था। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि वो कार मेरे पास कहाँ से आई, तो एक्चुअली वो मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने गिफ्ट की है। ये सब सुनकर जहाँ पर यैन को बहुत अजीब लगा, तभी वो कहने लगी कि भले कुछ भी हो, मेरे लिए तुम मेरे भाइयों से भी बढ़कर हो, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन वैंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। तभी कहता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल शायद तुम्हें ये सब कुछ शौक लग रहा हो, लेकिन तुम अपना टाइम लेकर सोचकर मुझे बता देना। इसके जवाब में
यैन उससे कहने लगी कि इस सब के बारे में मैं जितना भी सोच लूं, मेरा जवाब हमेशा ना ही रहेगा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब तो वैंग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो पूछने लगा कि क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हें बॉयफ्रेंड कब मिला, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिस पर वो कहती है कि मैं सिंगल हूँ, ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। ये सब इतना अचानक हो गया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जो कुछ होना था वो हो चुका है और वैसे भी हम एडल्ट से हम कभी भी कंट्रोल खो सकते हैं। बस जरूरी बात ये है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी इसको अबॉर्ट नहीं करना चाहती। वैंग उसको एक्नॉलेज करवाता है कि देखो अपने दिमाग से थोड़ा काम लो, तुमने अभी कॉलेज शुरू किया है, तुम जॉब भी करती हो, इस सब के बीच में तुम प्रेगनेंसी को कैसे अफोर्ड कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि मैं ऑफिस से लीव ले लूंगी और देखो ना मेरा हस्बैंड होगा ना ही वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मेरा ससुराल नहीं है तो इस तरह से मैं एक झंझट से बच चुकी हूँ और तुम तो जानते हो कि मुझे बचपन से बच्चे कितने पसंद है। मेरा ख्याल है कि ये एक परफेक्ट मौका है, मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहती। इस सब पर वैंग दिल्ली से अपनी रिंग उठाते हुए उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना समझ लो कि तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वैंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम इस सब के बारे में जिंग को बताओगी। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उसको जरूर बताऊंगी, उसने मेरी जिंदगी बचाई है और मैं जानती हूँ कि वो हमेशा मेरी खुशी में खुश रहती है। जबकि दूसरी तरफ यान की प्रेगनेंसी का सुनकर जिंग को काफी गुस्सा आ गया था। तभी वो मन ही मन में कहने लगी कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली हूँ। मूवी के अगले सीन में यैन अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसकी स्टेप मॉम उसके पास आते हुए उसे कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर छुप जाओगी, महीने के 1 लाख युआन कमाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा। अपनी मॉम को अचानक से अपने ऑफिस में इस तरह से देखकर यैन काफी बौखला गई। तभी वो उनसे कहने लगी कि चले बाहर चलकर बात करते हैं, लेकिन उसकी मॉम तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसे कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इस तरह इतनी आसानी से जान छुड़वा लोगी। मैंने बहुत मुश्किलों से तुम्हें पाला पोसा है और तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सैलरी में से मुझे अमाउंट भेजो, लेकिन तुमने तो पीछे मुड़कर मुझे पूछना तक गवारा नहीं किया। तभी यैन कहने लगी ओ अच्छा मैं समझ चुकी हूँ, आप यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी सैलरी में अपनी अमाउंट से मिलने आई है। मैं भी कहूँ कि आपको मेरी याद कैसे आ गई। बाय द वे आप तो लड़कियों की एजुकेशन के काफी अगेंस्ट थी, आपको तो हमेशा से लगता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ना लिखना चाहिए क्योंकि एक दिन ब्याह कर उन्होंने दूसरे घर ही चले जाना है और ना ही आप मेरी जॉब के हक में थी, तो आज आपको मेरी याद कैसे आ गई। जाए अपने बेटे के पास जो हमेशा से आपको सपोर्ट करता रहा है और जिसको आपने भी सपोर्ट किया है। लेकिन ओह मैं तो भूल ही गई कि उसको भी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल चुके हैं, तो अब तो आपके पीछे कोई भी नहीं आपकी खबर लेने वाला। आपने जब देख लिया कि आपके दोनों बच्चे आपके हाथ से निकल चुके हैं तो आपको मेरी याद आने लगी। आपने हमेशा से मुझ में और वैंग के बीच में फेवरेटिज्म की है और आज आपको लगता है कि मैं अपनी सैलरी में से आपको अमाउंट भेजूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब सुनते ही उसकी मॉम कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे जान छुड़वा लोगी। इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था कि मेरे ही सामने आ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। और उसके साथ ही वो वहाँ पर लेटकर सीन क्रिएट करने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि ए लोगों ये देखो मैंने भी आस्तीन का सांप पाला था जो आज मुझे ही डसने लगा है। आखिर किस्मत मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करती है। कितनी मुश्किलों से मैंने इसको पाला पोसा, इसको जन्म देने के लिए मैं मौत से टकरा गई और आज देखो ये मेरे ही मुकाबले में खड़ी हो गई है। इस सब पर जिंग बहुत खुश थी क्योंकि ये सब कुछ उसी का किया धरा था, उसी ने यान की मॉम को वहाँ पर बुलवाया था। जबकि दूसरी तरफ यान के कोलीग्स भी उसको जज करते हुए उसे कहने लगी हमें लगता था कि गाँव की लड़कियों में सिर्फ एजुकेशन की कमी है, लेकिन आज पता चला कि उनमें तो शऊर और मैनर्स की भी बहुत ज्यादा कमी है। अपनी मॉम को पैसे दो और यहाँ से भेजो इन्हें। जो तमाशा तुम और तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर लगाया हुआ है उसकी वजह से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि ये सब बंद करो। जबकि पीछे खड़ी जिंग सोच रही थी कि अब मैं देखती हूँ कि यैन करती क्या है। इतने में वहाँ पर जुआई भी आ चुका था जो ये सारा सीन देख रहा था। यैन की मॉम उससे कहने लगी कि तुम्हारे सभी कोलीग्स तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मुझे पैसे देकर यहाँ से चलता करो। जिसके जवाब में यैन कहती है कि जिसने गालियाँ देनी है देता रहे, इनकी गालियों से मेरा वेट कम नहीं होता और न ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। आपने जितना तमाशा लगाना है जी जान से लगाए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुनते ही उसकी मॉम तो जैसे तप ही गई। तभी कहने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसके जवाब में यैन कहती है कि आप ही ने मुझे पैदा किया है, अगर आप में ही शर्म नहीं है तो मुझ में कहाँ से आएगी। लेकिन उसकी मॉम भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। तभी उसे कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से जान छुड़वा लोगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वो उसको उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि ये देखो। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते ही यैन के तो जैसे छक्के ही छूट गए। तभी उनसे पूछने लगे कि ये सब आपको कैसे पता चला। जिसके जवाब में वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम करती फिर रही हो मुझे पता नहीं चलेगा। और उसके कान में विस्पर करने लगी कि खामोशी से मुझे 1 मिलियन युआन दे दो वरना मैं पूरे ऑफिस को बता दूंगी कि तुम अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हो। मैं वहाँ पर जुआई आ गया जो उसकी मॉम से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दे दूंगा लेकिन इस लड़की का पीछा छोड़ दो। कैन जो कि काफी
सरप्राइज थी जुआई से पूछने लगी कि क्या आपको पता है कि इस पेपर में क्या है। तभी वो कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है जैसे तुम हम सबको इसके बारे में नहीं बताना चाहती, तो हमें भी टटोलने का कोई शौक नहीं। मॉम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जुआई को देती है। तभी जुआई वो रिपोर्ट युएन को देते हुए कहने लगा कि जो चीज तुम छुपाना चाहती हो वो छुपी ही रहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन इसके साथ ही जुआई युएन से पूछने लगा कि इस पेपर में ऐसा भी क्या है जो तुम्हारी शक्ल इतनी बिगड़ गई। तभी वो कहती है कि एक्चुअली मेरा टेस्ट है जिसमें मेरे 0 नंबर आए थे। उसकी इस बात पर जुआई हंसने लगा, जिसको नरम पड़ते देखते ही मॉम उससे कहने लगी कि मैं फील कर रही हूँ कि तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ खास ही जगह है। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा इरादा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे होम टाउन में ब्राइड प्राइस बहुत कम ली जाती है। सिर्फ 800 युआन में तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। उनकी इस बात पर यान उनसे कहने लगी कि क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? ये मेरे बॉस हैं और मैं इस वक्त अपने ऑफिस में खड़ी हूँ और आपका जो जी में आए बस खोलती जा रही हैं। यान अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए जुआई से कहने लगी कि मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहती हूँ, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं इन्हीं को पुलिस स्टेशन ले चलती हूँ। क्या आप जानते हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रही हैं। नेक्स्ट सीन में जुआई अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी वो यान को कॉल करते हुए उससे पूछने लगा कि तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई, जिस पर वो कहने लगी कि मैं ऑफिस आई थी। जुआई उससे पूछता है कि अगर तुम ऑफिस आई थी तो मुझसे क्यों नहीं मिली, जिसके जवाब में यान कहने लगी कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन एक्चुअली असिस्टेंट ने मुझे एक बिजनेस ट्रिप असाइन कर दिया, उसकी वजह से मुझे मौका ही नहीं मिल सका। जुआई को जैसे ही पता चला कि वो इस वक्त बिजनेस ट्रिप पर है, उसे पूछने लगा कि तुम कहाँ पर हो। यान के बताने पर वो भी उसकी गाड़ी के पास पहुंच चुका था। गाड़ी में बैठते ही जुआई को वो गाड़ी काफी अनकंफर्टेबल लगी। इसके साथ ही उसको फील होता है कि गाड़ी में कुछ स्मेल भी है। तभी यान उसे कहने लगी कि क्या आप अब भी मेरे साथ जाना चाहेंगे, लेकिन जुआई भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसे कहने लगा कि तुम गाड़ी चलाओ, हम बात करते हैं। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही यान उसको बता देती है कि एक्चुअली मैं मैनुअल गाड़ी चला ही नहीं सकती, जिस वजह से सारे बिजनेस ट्रिप पर ड्राइविंग जुआई को करनी पड़ी। अभी वो गाड़ी चला ही रहा था कि यान की तबीयत खराब होने लगी। तभी वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है, जिस पर जुआई कहता है कि मैं पहले ही ये गाड़ी बहुत मुश्किलों से चला रहा हूँ, ऊपर से यहाँ की रोड्स काफी खतरनाक हैं, इस तरह एकदम से मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। लेकिन यान उसे कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जुआई कार रोक देता है और कुछ ही देर में वो दोनों रोड साइड पर मौजूद थे। जुआई उसे कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्टमक काफी अपसेट है। ऐसा करते हैं कि यहाँ से वापसी पर मैं तुम्हें एक पुराने चाइनीज डॉक्टर को दिखाऊंगा, तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतने में एक छोटी बच्ची उनके पास आते हुए यान से कहने लगी कि सिस्टर क्या आप हैंडकरचीफ लेना चाहेंगी। यान उसे हैंडकरचीफ लेती है। तभी वो जुआई से कहने लगी अंकल इसकी प्राइस $2 है। जुआई उसको पैसे देने के बाद सोचने लगा कि ये लड़की तुम्हें सिस्टर कह रही थी जबकि मुझे अंकल कह रही है, क्या मैं शक्ल से वाकई इतना बूढ़ा लगता हूँ। जबकि यान अभी तक प्यार भरी नजरों से उस बच्ची को देख रही थी, जिस पर जुआई उससे पूछने लगा मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या ऐसा ही है। जिस पर यान कहती है कि हाँ मुझे वाकई बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। यान जुआई से पूछने लगी कि क्या आपको भी बच्चे अच्छे लगते हैं, जिस पर जुआई कहता है कि नहीं मुझे बच्चे नहीं अच्छे लगते। एक्चुअली मुझे लगता है कि बच्चे सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है, साला साल मेहनत करो और क्या पता कल तुम्हारे काम ही ना आए। उसे कहने लगी ऐसा लगता है कि तुम्हारा सारी जिंदगी बच्चे ना पैदा करने का इरादा है। जिस पर जुआई कहता है कि हाँ फिलहाल तो मेरा यही प्लान है, मुझे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो कहने लगी तुम्हें इतनी डेफिनेटली ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें कभी पता नहीं होता कि हम कहाँ पर अपने सीट छोड़ दें, ऐसा ना हो कल को कोई लड़की एक बच्चे को हाथ से पकड़ के तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। उसकी इस बात पर जुआई उसे कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि एक इलिस्टिमेट बच्चे को मैं कभी भी नहीं अपनाने वाला। जुआई की इस बात ने तो जैसे यान को हिला के ही रख दिया था। कुछ ही देर में वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तभी जुआई उसे कहता है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रहा है, क्या तुम मुझसे नाराज हो चुकी हो। इसके जवाब में यान उसे कहने लगी देखें भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, अगर मैं आपको ही नाराज कर दूं तो मुझे रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी। इतने में कार झटके खाने लगी। तभी वो जुआई से कहने लगी कि प्लीज अब मैं इतनी भी नाराज नहीं हूँ कि तुम गाड़ी को झटके देना ही स्टार्ट कर दो। हर कोशिश नाकाम लगने के बाद जुआई उसे बताता है कि गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो चुकी है। तभी यान चिल्लाकर उसे कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतने में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यान होश में आई तो जुआई अभी तक बेहोश था। वो गिरते संभलते जुआई तक पहुंची लेकिन उसकी तबीयत काफी सीरियस लग रही थी। नेक्स्ट सीन में यान हॉस्पिटल में मौजूद थी जहाँ पर जुआई अभी तक आईसीयू में था। डॉक्टर ने यान को बताया कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, आप किसी भी न्यूज के लिए खुद को प्रिपेयर रखें। यान अपने ऑफिस कॉल करके उनको एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इतने में डॉक्टर एक दफा फिर बाहर आकर उसे बताता है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम उसे नहीं बचा सके। लेकिन यान तो जैसे इस न्यूज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी वो बुरी तरह से रोते हुए चिल्लाने लगी कि जुआई प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं ये न्यूज अफोर्ड कर सकूं, प्लीज मेरी हालत पर तरस खा लो, मेरी खातिर अपनी आंखें खोलो। लेकिन डॉक्टर जुआई को लेकर वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में जुआई उसके पास आता है जिसको देखते ही यान काफी हैरान हुई और उसे पूछने लगे कि अगर आप यहाँ पर है तो स्ट्रेचर पर कौन मौजूद था। जल्दी
जल्द ही उसको रियलाइज हो चुका था कि स्ट्रेचर पर मौजूद पेशेंट एक्चुअली कोई और है। तभी वो खुद को संभालते हुए जुआई से कहने लगी कि चले अच्छा हुआ आपकी जान बच गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग के पास असिस्टेंट मौजूद थी। तभी जिंग उससे पूछने लगी कि जो काम तुमने मेरे लिए किया था उसकी पेमेंट मैं तुम्हें ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर असिस्टेंट कहती है कि एक्चुअली आपको देने के लिए मेरे पास एक न्यूज है। आपके कहने पर मैंने गाड़ी की ब्रेक्स फेल करवा दी थी, लेकिन आपके लिए न्यूज ये है कि यैन अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी प्रेगनेंसी भी अभी तक मेंटेन है। जिंग कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी और अभी तक वो बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सख्ती से नहीं हो सकता तो मैं अब नरमी से बहुत कुछ करके दिखाऊंगी, तुम देखना मैं उसको कैसे मैनिपुलेट करती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग यैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल तेजी से जा रही थी। तभी वो कॉरिडोर में गिर गई। यैन उसके पास आते हुए उससे पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर जिंग कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे तुम्हारे ऑफिस से पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, देखो तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। यैन उसे कहने लगी कि क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में हो और मैं फिर भी तुमसे नाराज होंगी। क्या तुम्हें मैं इंसान नहीं लगती? तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि तुम्हें अपने सामने ठीक ठाक देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तभी वो यैन से बेबी के बारे में पूछती है, जिस पर यैन ने उसको बताया कि बेबी बिल्कुल ठीक है। जिंग पूरी तरह से यैन को अबॉर्शन के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, जिस पर यैन मना करते हुए कहती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। लेकिन जिंग आखिर में उसे कहती है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिंग को अच्छे मूड में देखकर यैन बहुत ज्यादा खुश थी। तभी उससे कहने लगे कि प्लीज मुझे वीचैट पर अनब्लॉक करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो। इसी के साथ उसको हक कर लेती है। जिंग यैन को बताती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में यैन अपने असिस्टेंट के लिए कॉफी लेके जा रही थी। तभी अचानक से मिस्टर लूज के सामने आ गए। टक्कर होने की वजह से कॉफी सारी उनकी शर्ट पर गिर चुकी थी। ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए यैन हड़बड़ा गई। लेकिन मिस्टर लूज से कहने लगे कि इस सब के लिए तुम्हें कॉम्पनसेट करना होगा, और इसके साथ ही वो यैन को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। मूवी आगे बढ़ती है तो मिस्टर यैन जुआई के ऑफिस में मौजूद थे और उसे पूछ रहा था कि मेरी शर्ट कैसी लग रही है। जिस पर वो कहता है कि बहुत बुरी लग रही है। वैसे मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ नहीं कहते? अपनी कंपनी तो तुम कभी विजिट नहीं करते, सारा दिन मेरे ही ऑफिस से मंडलाते रहते हो। जिस पर लू कहता है कि ये शर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये मुझे यैन ने खरीद कर दी है। उसकी इस बात ने तो जैसे जुआई को अलर्ट ही कर दिया। तभी वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे और यैन से बहुत ज्यादा जेलस होते हो। जिस पर जुआई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम अपनी जेलसी को एक्सेप्ट कर ही लो। तभी वो कहने लगा कि देखो मेरी शर्ट कैसे लग रही है, क्या ये तुम्हें अच्छी लग रही है? लू से कहने लगा कि भले तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका मेरी शर्ट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि मेरी शर्ट मुझे एक बहुत अच्छे इंसान ने गिफ्ट की है। तभी जुआई उसको बताता है कि ये शर्ट मुझे यैन ने ही गिफ्ट की है। जुआई लू से उसके शर्ट की प्राइस पूछता है, जिस पर लू बताता है कि मेरी शर्ट की प्राइस 75 युआन है। जिस पर जुआई कहता है कि ठीक है, मेरी शर्ट 100 युआन की है, तुम खुद ही सोच लो कि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है। अब लू के पास कोई जवाब नहीं था। उसको इस तरह से लाजवाब होता देखकर जुआई को काफी खुशी हुई। कुछ ही देर में मिस्टर जुआई ऑफिस के राउंड पर थे, जहाँ पर उनको अपने कुछ एम्प्लॉयज की बातें सुनाई दी, जो कि यैन के कैरेक्टर को लेकर काफी बातें बना रहे थे। इस पर जुआई उनको टोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऑफिस से सैलरी इसलिए मिलती है कि यहाँ पर बैठकर लोगों के कैरेक्टर को डिस्कस करो? अगर आइंदा किसी के कैरेक्टर को भी लेकर बात की तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। ये कहते ही वो गुस्से में आकर यैन की फाइल जमीन पर फेंकता है, जिसमें से यैन की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उसको नजर आ चुकी थी। तभी वो यैन को अपने ऑफिस में लेकर जाकर उससे पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो, इतनी बड़ी न्यूज तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? यैन उसे कहने लगी कि आपको बताने की कोई तुक नहीं बनती थी। तभी जुआई कहने लगा कि आपको बहरहाल बचाना चाहिए था। एज अ फादर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी वो मैं बिल्कुल पूरी करूंगा। यैन कहने लगी कि किसने कहा कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। तभी जुआई पूछता है कि अगर मेरा नहीं तो ये बच्चा किसका है, क्या ये लू का बच्चा है? यैन कहने लगी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानते भी हो कि तुम किसका नाम ले रहे हो? तभी वो कहने लगा ठीक है, अगर ये लू का नहीं तो यकीनन ये वैंग का बच्चा होगा। जिस पर यैन कहने लगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इतनी शर्म आ रही है और तुम्हें एहसास ही नहीं कि क्या कहे जा रहे हो। जुआई यैन से कहने लगा कि तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर जो बातें की जा रही थी वो बिल्कुल ठीक थी, वाकई तुम एक दोगली लड़की हो, ऊपर से कितनी मासूम लगती हो और हरकतें देखो, अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और हालत यह है कि तुम्हें पता भी नहीं कि बच्चा किसका है। जिस पर यैन उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा पर्सनल इशू है, मुझे डिस्कस करने से पहले अपने बारे में सोच लो। घर पर एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है और यहाँ पर मेरे साथ टाइम पास करते हो। तभी जुआई कहने लगा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वो कोई एक्सप्लेनेशन देता है इससे पहले ही यैन अपना कार्ड उतारकर उसके मुंह पे मारते हुए कहती है कि तुम जैसे इंसान के अंडर काम करना मेरे लिए शर्म की बात है, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकने वाली। आनन फानन उसने टेबल से अपनी चीजें उठाई और वहाँ से चलती बनी। यैन को इतने गुस्से में ऑफिस से जाते हुए देखकर असिस्टेंट जिंग को कॉल करके उसको बताती है कि यैन ने ऑफिस छोड़ दिया है। इसके साथ वो उसको ये भी बता देती है कि जुआई को पता चल चुका है कि यैन प्रेग्नेंट है। इस बात पर
पर जिंग को काफी गुस्सा आ गया क्योंकि वो जानती थी कि अब जुआई यैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ यैन अपने घर पहुंच चुकी थी जहाँ पर वो बुरी तरह से रो रही थी। तभी जिंग उससे मिलने उसके घर पे आकर उसको बताने लगी कि मैंने तुम्हें इतनी दफा कॉल की, तुमने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की। जिंग यैन को बताने लगी कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारे खाने की चीजें लाई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही मैं तुम्हारे लिए मल्टीविटामिन भी लाई हूँ। यैन जिंग को बताती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। एक्चुअली मेरी अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई थी, इसकी वजह से मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। जिस पर जिंग कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भले कुछ भी हो जाए मैं और वैंग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कितनी भी मुश्किल सूरत हाल हो हम तीनों एक साथ मिलकर निमट लेंगे। इसके साथ ही वो यैन को मल्टीविटामिन लेने के लिए कहती है। यैन मना करती है लेकिन जिंग कहती है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यैन को वो टैबलेट्स लेता देखकर जिंग काफी खुश हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम यैन को देखते हैं जिसकी तबीयत काफी खराब थी और वैंग उसके पास मौजूद था। तभी वैंग उससे पूछता है कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। यैन उसको अपने बॉस के बारे में बताती है जिस पर वैंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन यैन उसे कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही वो इस बारे में कुछ जानता है और ना ही मैं उसको बताऊंगी। एक्चुअली उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड मौजूद है, इस वजह से मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। इतने में यैन को जुआई का मैसेज आता है जो उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन यैन कहने लगी कि मैं उसका ऑफिस छोड़ चुकी हूँ और मैं उससे बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब हमारे बीच में बात करने के लिए बचा ही क्या है। लेकिन वैंग उसको कन्विंस करता है कि तुम्हें उससे जरूर बात करनी चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ बात करना ही होता है और वैसे भी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बिल आखिर वैंग की बातों ने यैन को जुआई से बात करने के लिए कन्विंस कर ही लिया था। जबकि दूसरी तरफ जिंग ने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि जुआई अभी तक घर नहीं पहुंचा, जिस पे असिस्टेंट उसे कहती है कि एक्चुअली वो बाहर जा चुका है। बार में जुआई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब है। मुझे लगता है कि आपको खुद जाकर उनको रिसीव करना चाहिए। असिस्टेंट से एड्रेस लेने के बाद जिंग बाहर जाने के लिए निकल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ यैन भी जुआई से बात करने के लिए बाहर पहुंच चुकी थी। बार के बाहर एक दूसरे को देखकर यैन और जिंग दोनों ही परेशान हो चुके थे। तभी यैन उससे पूछने लगी कि कहीं तुम ही जुआई की गर्लफ्रेंड तो नहीं। जिंग उसे बताती है कि हाँ तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैं ही जुआई की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। यैन जिंग से पूछने लगी कि अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। जिस पर जिंग कहती है कि एक्चुअली मेरे पास अपने रीजन है और वो मैं तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझती। बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जुआई से दूर रहो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी एहसान बाकी है तो उससे दूर हो जाओ। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो, लेकिन तुमसे पहले मैं उसकी जिंदगी में आई थी और एक्चुअली हम दोनों फॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मॉरली तुम्हें बैक स्टेप लेना चाहिए। देखो यैन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जुआई के लिए मेरे साथ मुकाबला मत करो। मैं किसी भी कंपटीशन को अफोर्ड नहीं कर सकती। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है। अगर तुम्हारे मन में जरा सा ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी मौजूद है तो प्लीज मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे और जुआई के बीच में कभी मत आना। मैं तुम्हारे साथ ये कंपटीशन अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी उसको खोना नहीं चाहती। जिस पर यैन कहती है कि तुम्हारी बात ठीक है, मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाने वाली, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से सीधे चली गई। यैन बार से बाहर जाती से पहले ही जुआई बाहर आ चुका था, जो वहाँ पर खड़ी जिंग से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंग उसे बताती है कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया था कि आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको देखने आई थी। लेकिन तभी जुआई की नजर बाहर बैठी यैन पर पड़ चुकी थी। एक्चुअली यैन की तबीयत काफी खराब थी। जुआई उसके पास आया तो यैन उसको बताने लगी कि मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जुआई यैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहाँ पर डॉक्टर जुआई को बताता है कि एक्चुअली यैन प्रेग्नेंट ही नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन यैन डॉक्टर को सैंपल देने आई थी उस दिन उसका सैंपल किसी और के साथ स्विच हो गया था। तभी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। डॉक्टर यैन को बताने लगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन आपने अपने पीरियड्स के दौरान ली थी वो आपके लिए काफी खतरनाक हो सकती है। जिस पर यैन डॉक्टर से कहने लगी कि पिछले कई महीनों से मुझे यही लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैंने मेडिसिन लेने में बहुत ज्यादा एहतियात की है। वो डॉक्टर्स को वो मल्टीविटामिन दिखाने लगी जो उसको जिंग ने दी थी। तभी डॉक्टर कहता है कि ये मल्टीविटामिन नहीं बल्कि अबॉर्शन पिल्स हैं और आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए थी। डॉक्टर के जाने के बाद जुआई यैन से पूछता है कि ये मेडिसिन उसके पास कहाँ से आई, जिस पर यैन कहने लगी कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंग ने मुझे दी है। जुआई अभी उसकी कंफ्यूजन दूर करता है, इससे पहले ही वैंग उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि क्या जिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक गर्लफ्रेंड घर पर रखी हुई है और दूसरे को प्रेग्नेंट किया हुआ है। लड़ाई मजीद बढ़ती इससे पहले ही यैन उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि प्लीज मेरी तबीयत का ही कुछ एहसास कर लो। यैन वैंग से कहने लगी कि इस लड़के को यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन जुआई कहता है कि नहीं, मुझे अपनी कंफ्यूजन किसी भी सूरत आज दूर करनी ही होगी। जुआई यैन से कहने लगा कि तुम्हें लगा था कि वो बच्चा मेरा है, लेकिन तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बात छुपाने की क्या तुक बनती थी। तभी यैन कहने लगी कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। तभी जुआई कहने लगा कि मैं उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम बार बार उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिस पर वो कहने लगी कि ये अच्छा है, उसके साथ एक घर में रह सकते हो, लेकिन वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तभी जुआई बताता है कि एक्चुअली वो एक स्टूडेंट है जिसको मैंने
स्पॉन्सर किया था। यैन उसको डिटेल्स देते हुए कहने लगी कि ठीक है कि हम दोनों के नाम एक जैसे हैं, ये भी सही है कि हम दोनों का ताल्लुक एक ही गाँव से है, लेकिन हमारी राइटिंग काफी डिफरेंट है। जो लेटर मैंने तुम्हें लिखा था उससे तुम मेरी राइटिंग आराम से मैच कर सकते थे, लेकिन तुम्हें क्या। तभी जुआई कहने लगा कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि जिस स्टूडेंट को मैंने स्पॉन्सर किया था वो तुम हो। जिस पर यैन कहती है कि इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बस ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है, वो मेरे नाम पर तुम्हारे घर में रह रही है। इतना ही नहीं बल्कि देखो जरा, उसने मुझे अबॉर्शन पिल्स तक दी, जबकि पहले वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट उसने तो एक दफा मुझे मौत के मुंह में से निकाला था। जिस पर वैंग उसे कहता है कि एक्चुअली मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। दरअसल एक दिन तुम वॉशरूम में शावर ले रही थी, लेकिन शावर के दौरान ही गीजर की गैस लीक होने की वजह से तुम वॉशरूम में ही बेहोश हो चुकी थी। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि तुम्हें बचाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें ऐसी हालत में बचाना पड़ा। लेकिन तुम एम्बेरस ना हो इस वजह से मैंने जिंग को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि वो तुम्हें बताए कि उसने ही तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर यैन कहने लगी इसका मतलब है कि पिछले इतने सालों से वो मुझे मैनिपुलेट कर रही है, हमेशा उसने मेरा लाइफ सेवर होने की एक्टिंग की। जुआई उसको मजीद बताता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली उसके पीछे भी उसी का हाथ था। लेकिन यैन कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, वो तो हमारे ऑफिस में काम ही नहीं करती और न ही वो जानती थी कि हम दोनों कहीं जा रहे हैं, और मैं कौन सी गाड़ी में जाऊंगी ये कोई भी नहीं जानता था। जिस पर जुआई कहता है कि मैं जानता हूँ, यकीनन कंपनी में से कोई ना कोई उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन असल बात यह है कि अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, बस तुम देखो कि मैं उसके साथ करता क्या हूँ। जिस पर यैन उसे कहने लगी कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं उसको एक बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। इस सब के लिए तुम्हें बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। जिस पर जुआई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शिफ्ट होता है तो जिंग अपने भागने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी। तभी जुआई उसके पास आता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जाने वाली हो। जिस पर जिंग कहती है कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती, इसलिए इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी मत पूछना। जुआई उसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत गिले हैं, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा और यैन का ताल्लुक एक ही गाँव से है, और न ही तुमने मुझे ये बताया कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है। जुआई के मुँह से ये बात सुनते ही जिंग का तो जैसे मोराल ही बुलंद हो गया। तभी कहने लगी एक्चुअली तुम उसे पसंद करते थे, मेरी हिम्मत ही नहीं बनी कि मैं तुम्हें ये बात बता सकूं। लेकिन जुआई तो जैसे कोई प्रोफेशनल एक्टर था, कहने लगा कि हाँ पहले मैं उसे पसंद करता था, उसको लेकर मेरे मन में कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, मेरा तो जैसे मन ही बदल गया। अब देखो जरा, मेरे साथ रहकर मुझे टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी और इसके साथ पता नहीं किसके साथ बुल खिलाती फिर रही है, और दूसरी तरफ तुम्हें देखो, तुम कितनी पाक साफ और सेंसिबल हो, मुझे तुम्हारी जैसी अच्छे कैरेक्टर वाली लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती है। तभी जिंग उसको हक करते हुए उसे थैंक्स कहने लगी। जुआई जिंग से मजीद कहने लगा कि अब जब हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं और हमारे मन भी एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कंपनी के अफेयर्स में खुद को इन्वॉल्व करो। तुम्हारी पोजीशन मैंने अपने मैनेजर को रेफर कर दी है, कल कंपनी की तरफ से तुम्हें गाड़ी पिक करने के लिए आएगी और तुम रेडी रहना। भला इससे ज्यादा जिंग को क्या चाहिए था। जुआई के जाने के बाद मन ही मन में कहने लगी कि बिल आखिर यैन मेरे हाथों में गिर ही गई। सीन में यैन एक दफा फिर ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां पर उसको देखकर उसके कोलीग्स बहुत बातें बनाने लगे। कोई उसे कह रहा था कि तुम एक बहुत ही बेशर्म लड़की हो जो दोबारा मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो, जबकि कोई उसे कह रहा था कि जो बातें और जो कारनामे तुमने किए हैं उसके बाद तुम जैसा इंसान ही आ सकता है। लेकिन उनकी बातों से यैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी वो अपने ऑफिस जाने लगी। तभी असिस्टेंट उसे कहती है कि देखो जरा, फिर मुंह उठाकर आ गई हो। जिस पर यैन कहती है कि क्यों नहीं आ सकती, ठीक है कि मैंने रिजाइन किया था, लेकिन वो रिजाइन प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। असिस्टेंट उसे कहती है कि क्या तुम जानती हो कि हमारी न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन है। जिस पर यैन कहती है कि मुझे ये जानने का बिल्कुल शौक नहीं। इतने में यैन की नजर वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर बैठी हुई जिंग पर पड़ चुकी थी, जो वो उससे कह रही थी कि मुझे कुछ कॉफी पीने का मन कर रहा है, इसलिए जल्दी से जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। यैन कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं। जिस पर असिस्टेंट उसे कहती है कि तुम्हें ऑफिस में रखा ही किस लिए है, जल्दी से जाओ और कॉफी लेकर आओ। यैन कॉफी लेकर आई तो जिंग वही कॉफी उसके ऊपर फेंक देती है और उसे कहने लगी कि क्या तुम यहाँ पर मुझे जलाने के लिए आई हो। नेक्स्ट सीन में यैन अपने ऑफिस में सो रही थी, तभी जुआई उसको जगाकर अपने ऑफिस में चलने के लिए कहता है। जुआई अपने ऑफिस की ब्लाइंड फोल्ड्स बंद कर चुका था और उसके बाद वो यैन को हक करते हुए उससे पूछने लगा कि मुझे जिंग के करीब और कितने दिन के लिए रहना पड़ेगा। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी यैन उसे कहने लगी कि बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। जुआई यैन से कहने लगा कि क्या अभी तक तुम्हें कोई क्लू मिला है जिससे तुम्हें पता चल सका हो कि कंपनी के अंदर से कौन जिंग के साथ इन्वॉल्व है। जिस पर यैन कहने लगी कि तुम एक बहुत ही स्टूपिड इंसान हो, तुम्हारी असिस्टेंट जिस तरह से जिंग के आगे पीछे मंडला रही है, क्या वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और इस बात ने तो जैसे जुआई को चौंका ही दिया। तभी कहने लगा कि हाँ, मैंने नोटिस किया है कि जब से तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी उसके बाद से असिस्टेंट तुमसे बहुत ग्रजेस रख रही है। यैन उसको बताती है कि अब मुझे आइडिया हो चुका है, असिस्टेंट के लेमन वाटर में पॉइजन भी जिंग ने ही डाला था। जुआई उससे उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है। तभी यैन कहने लगी कि बस तुम इंतजार करो, मैं इन सबको बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाली
वाली हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो यैन जुवाई के साथ रूम में मौजूद थी। तभी जुवाई उसको एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। यैन वो लेने से इनकार कर चुकी थी क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, जिस पर जुवाई उसे कहता है कि तुम्हें मेरी खातिर ये रखना ही होगा। जुवाई ने यैन को वो नेकलेस पहनाया तो यैन की नजर टेबल पर पड़ी उसी तरह की एक और नेकलेस पर पड़ी। तभी वो जुवाई से बददिल होते हुए पूछने लगी कि क्या तुम होलसेल का काम करते हो, जिस पर जुवाई कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या था। तभी उसको याद आता है कि जब वो यैन के लिए गिफ्ट लाया था तो जिंग उसको अपना गिफ्ट समझ रही थी। इनफैक्ट जिंग तो उसके हाथों से वो नेकलेस ले ही रही थी। तभी जुवाई उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर फ्यूचर में मिसेस जुवाई इस तरह से बिहेव करेगी तो ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है। जिंग अपना बिहेवियर एक्नॉलेज करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये गिफ्ट मैं तभी लूंगी जब आप मुझे देंगे। बस और क्या था, जुवाई अपने मैनेजर को बोलकर होलसेल मार्केट से सेम उसी तरह का एक और नेकलेस मंगवाता है। ये सारी बात जब यैन को पता चली तो वो जुवाई को शाबाश देते हुए कहने लगी कि ये बिल्कुल रियल लग रहा है, जिस पर जुवाई कहने लगा कि फेक हमेशा फेक ही होता है, वो कभी रियल नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में यैन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी असिस्टेंट उसको जिंग के गले में मौजूद नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि देखो इनकी पर्सनैलिटी के साथ ये नेकलेस कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही जिंग की नजर यैन के गले में मौजूद नेकलेस पर पड़ी तो उसके तो जैसे चीखें ही निकल गई और वो कहने लगी कि देखो जरा, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है और तुमने उसी तरह का फेक पहना हुआ है। यैन कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे वाला ही फेक है, जिस पर असिस्टेंट उसको बताती है कि एक्चुअली इस तरह का आइटम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मौजूद है और अगर तुमने दूसरा पहना हुआ है तो यकीनन ये फेक ही होगा। जिस पर यैन कहने लगी कि हमें कभी पता नहीं होता, क्या पता अगर तुम्हारी मैडम का पहना हुआ फेक हो। ये सुनते ही जिंग को गुस्सा आने लगा और वो उसके गले में मौजूद नेकलेस फेंकते हुए कहती है कि तुम्हें फेक नेकलेस पहनकर क्या दिखाना चाहती हो। 2 मिलियन युआन का नेकलेस इस तरह जमीन पर पड़े देखकर यैन को काफी गुस्सा आ गया। यैन सीधे जुवाई के ऑफिस में पहुंचते हुए रोने लगी और उससे कहती है कि देखो उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। जुवाई जो उसे तसल्ली देने में लगा हुआ था, यैन उससे कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक बहुत ही परफेक्ट प्लान मौजूद है। उसका आइडिया सुनते ही जुवाई उससे कहने लगा कि तुम्हारे पास हमेशा प्लान भी मौजूद होता है। इसलिए वो असिस्टेंट को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। असिस्टेंट इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इसलिए जुवाई से ऐसा करने की वजह पूछती है, जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली तुमने मेरी वाइफ को नाराज किया है। वो एक्सप्लेनेशंस देते हुए बताने लगी कि आपकी वाइफ के साथ मैं बहुत अच्छे टर्म्स पर हूँ, मुझे पता नहीं कि आपको किसने क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन जुवाई उसे कहता है कि HR डिपार्टमेंट जाकर अपनी सैलरी ले लो। तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गई थी। सीधे जिंग के पास जाकर उससे कहने लगी कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ जुवाई कॉल करके यैन से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जिंग असिस्टेंट से कह रही थी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो। तभी असिस्टेंट उसको बताती है कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे फायर कर दिया है। मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया, तुम्हारे सारे कारनामे छुपाए, इवन ऑफिस के बाहर भी तुम्हारी जितनी हेल्प हो सकी मैंने की और तुम देखो आज 3 का सांप निकली। तुम्हारे लिए मैं इस हद तक चली गई कि उनको मारने के लिए भी तैयार थी और देखो तुमने मेरे साथ बदले में क्या किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जान इतनी आसानी से छूट जाएगी? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सारे एविडेंसेस मेरे पास फोन में मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। और इन सब बातों से जिंग रियली परेशान हो चुकी थी। तभी उसे कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जुआई से बात करूंगी, यकीनन उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जिस पर असिस्टेंट उसे कहती है कि तुम उससे बात कर ही लो तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर उसने मुझे वाकई फायर कर दिया तो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं फायर होगी तो तुम्हारे सारे एविडेंस में खोलकर सबके सामने रख दूंगी। जबकि दोनों ही नहीं जानते थे कि एक्चुअली उन दोनों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। नेक्स्ट सीन में जुआई घर पहुंचा तो जिंग पहले ही उसका वेट कर रही थी। तभी वो उससे कहने लगी, मैंने सुना है कि तुमने अपनी असिस्टेंट को फायर कर दिया है। मैं उसे कहने लगा कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी वो कहती है कि वो पिछले 10 सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही थी, इस तरह बिना नोटिस के एकदम से उसको फायर कर देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इससे बाकी एम्प्लॉयज में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और वैसे भी मैंने उसको तुम्हारी वजह से फायर किया है। जिंग के पूछने पर जुआई उसको बताता है कि एक्चुअली वो तुम्हें ज्यादा काम नहीं करने देती थी और मैंने नोटिस किया है कि वो तुम्हें बाकी एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करने देती, उसकी वजह से तुम काफी अकेली हो चुकी हो। जिस पर जिंग कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें यकीनन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, एक्चुअली वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, अगर तुम उसको फायर कर दो तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। उसकी इस बात के जवाब में जुआई से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो कि मैं उसको दोबारा से ऑफिस में रखूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत जल्द हमारी एक गैदरिंग होने वाली है जहाँ पर मैं अनाउंस
करूंगा कि तुम मेरी फियांसे हो। इससे ज्यादा जिंग को क्या चाहिए था। तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, जुआई को हक करने लगी। तभी वो कहता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फंक्शन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने फंक्शन में मौजूद थी। तभी असिस्टेंट उसको बताती है कि जैसा आपने एडवाइस किया था, मैंने सभी रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुला दिया है। आज सारी दुनिया को पता चलेगा कि आप मिसेस जुआई बनने वाली है। इसके जवाब में जिंग कहती है कि मुझे सारी दुनिया से कोई गर्ज नहीं, बस मैं देखना चाहती हूँ कि ये खबर सुनने के बाद यान का क्या रिएक्शन होगा। जबकि दूसरी तरफ यान भी फंक्शन के लिए पहुंच चुकी थी, जिसको देखते ही सभी रिपोर्टर्स उसके आगे पीछे पहुंच चुके थे। रिपोर्टर्स उससे पूछने लगे कि क्या आप होने वाली मिसेस जुआई हैं, जिस पर जिंग को काफी गुस्सा आ गया और वो सबसे कहने लगी कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने इनवाइट किया है, एंड ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को अपने लिए इनवाइट किया है, इसके आगे पीछे मंडलाने के लिए नहीं। इनसे कहने लगी कि तुम में शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। तभी मुंह उठाकर यहाँ पर पहुंच चुकी हो। इस पर वो कहती है कि मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ, एनुअल मीटिंग में मुझे तो आना ही था। असिस्टेंट जिंग को डिफेंड करते हुए यान से कहने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो कि आज का दिन जिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर इस तरह से ड्रेसअप होने का क्या मतलब हुआ। यान कहने लगी कि एक्चुअली मैं आज इसकी स्पॉटलाइट चुराना चाहती थी, जिस पर वो उसको थप्पड़ मारने लगी। लेकिन यान उसको रोकते हुए कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उससे कहने लगी कि तुम्हारा जो जी में आए पहनती रहो, लेकिन ये याद रखना कि जुआई तुम्हारी तरफ दूसरी नजर देखना भी पसंद नहीं करेगा। इतने में वहाँ पर जुआई भी पहुंच चुका था। जुआई आते ही अपने गेस्ट को एड्रेस करने लगा और उनसे कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने आया हूँ। आप सबको मेरे फियांसे से मिलकर बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही वो सीधा यान के पास जाकर उसको हक कर लेता है और उसके पास खड़ा हो गया। इस बात पर जिंग को काफी गुस्सा आया और उसे कहने लगी कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने तो मुझे कहा था कि आज के फंक्शन में तुम मुझे सबसे मिलवाओगे ताकि सब लोग मुझे जान सके। जिस पर जुआई कहता है कि हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, एक्चुअली आज का फंक्शन खास तुम्हारे लिए ही है। इतने में स्क्रीन पर एक वीडियो चलना स्टार्ट हो गई, जिसमें असिस्टेंट जिंग के साथ मौजूद थी और वो दोनों डिस्कस कर रही थी कि यान और जुआई की नफरत में वो लोग किस हद तक जा चुके थे। सभी रिपोर्टर्स जिंग से इसके बारे में पूछने लगे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी जुआई अपने गार्ड से कहता है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो। जुआई के गार्ड्स असिस्टेंट और जिंग दोनों को लेकर वहाँ से जा चुके थे। तभी जुआई रिंग निकालकर यान को प्रपोज करते हुए कहता है कि मैंने इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार किया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यान जो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि हाँ, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद जुआई सबके सामने यान को किस करता है, जिसके साथ ही हमारी मूवी खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको मूवी जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी मूवीज के लिए स्टे ट्यून।